केंद्रीय कैबिनेट ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया है और इसके बाद अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हम इस वक्त जयपुर के अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी में हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो खास तौर पे दलितों के लिए समूह के लिए काम करता है और उसके पदाधिकारी कुछ हमारे साथ हैं। हमारे साथ जीएल वर्मा सर हैं। सर, आप लोग भी एक लंबे वक्त से इस बात की मांग तो कर रहे थे एक लार्जर अम्ब्रेला के तौर पे। अब जब ये फैसला आया है, किस रूप में इसको देख रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इसको आखिरकार लागू कर दिया, जो कि सभी की डिमांड थी। प्रजातंत्र में जनता की सुन लेना बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन मैं दूसरा उस पे आता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर ढंग से लागू करने वाले लोग नहीं हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये फैसले के बाद में, जनगणना होने के बाद में, अगर इसकी उपयोगिता उसके उपयोग में नहीं लाते हैं तो ये होना नहीं होना बराबर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको कई एग्जांपल दूंगा कि कई अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं, कई अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आज आज़ादी के 75 साल बाद में भी उन पे काम नहीं हो रहा है। देखिए, SC ST की तो जनगणना हमेशा से होती आई है, हर 10 साल में होती आई है, हर आंकड़े भी है उनके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी आंकड़े हैं कि कितने जज हैं हमारे। लेकिन आंकड़ों के बाद में होता क्या है? कुछ होता तो है नहीं ना। आंकड़े पड़े हैं, आंकड़े धूल खा रहे हैं। तो इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि इन आंकड़ों का भरपूर उपयोग करके और कार्यवाही की जाए। और जब तक ये जातिगत जनगणना के आंकड़े आते हैं, SC ST की जो जनगणना हो रखी है उनके लिए जो काम पेंडिंग है उन पे कार्यवाही की जाए। मैं देखिए आपको बहुत उदाहरण दे सकता हूँ। मैं राजस्थान का एक उदाहरण देता हूँ कि राजस्थान में हमारी 16% के हिसाब से जो है अभी रिजर्वेशन है सरकारी नौकरियों में। हमारी यानी SC की, अनुसूचित जाति की 16% है। लेकिन वो कहने को ही 16% है, क्योंकि जो TSP एरिया है और वहाँ पे 16 की जगह 5% है, और जो शहरिया क्षेत्र है 12 का, वहाँ पे 16 की जगह 8% है। तो एवरेज मिला के 16 नहीं, जो है ना, राजस्थान में हमें 12% दिया जा रहा है। जबकि हमारी जनगणना है 18% के आसपास, जो 2011 की जो जनगणना है। तो 18% की जगह आप 12% दे रहे हैं। तो इन आंकड़ों का क्या मतलब है अगर हमारे उसके लिए कोई आप काम ही नहीं कर रहे हैं? ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन आंकड़े हैं आपके पास तभी आप इसको कोट भी कर पा रहे हैं। आंकड़े तो इसलिए भी बहुत जरूरी हैं। हालांकि मेरा एक सवाल है, जैसे आप कह रहे हैं कि राजस्थान में भी वो समान वितरण नहीं है आरक्षण का और उसको लेकर के विसंगतियां हैं। क्या डिमांड है आप लोगों की? किस तरह के सुधार उसमें होने चाहिए? और अब जब जनगणना होगी तो उसको लेकर के क्या कुछ आप लोगों की डिमांड्स हैं आगे? डिमांड तो यही है कि जनगणना तो हो जाएगी। एक 2011 में भी जातिगत जनगणना का कॉलम था और उसमें भी काफी डाटा इकट्ठा किया गया था और बाद में उसको करप्ट डाटा कह के और साइड में रख दिया गया था। तो आप देखिए कि वैसी स्थिति अभी भी नहीं आए। जो कुछ हो पारदर्शिता से हो। और मैं कह रहा हूं ना कि जो है ना, आप इसको यूज करेंगे तो ही जो है ना अच्छी बात है। बाकी तो कोई मतलब नहीं है डाटा इकट्ठा करते रहने का। तो ये बात सबसे अहम जो ये कह रहे हैं कि आप उस डेटा को, उस आंकड़े को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, उससे किस तरह का जीवन बदलेगा लोगों का, ये काफी महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है कि इस डेटा कलेक्शन के बाद किन चीजों में व्यापक सुधार की आवश्यकता है? नहीं, एक आप तो अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम बी कटारिया है जी। आप एक तो मैं ये बताऊं कि आपका 2011 की बाद में जब कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई, तो इस बार थोड़ा गैप ज़्यादा है। तो जो नॉर्मल हमारे डाटा पैटर्न आया करता था 10 साल की जनगणना वाला, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट आना लाजमी है क्योंकि साल ज़्यादा हो गए। और जो भी डाटा आएंगे वो ठीक है, क्योंकि कैबिनेट का डिसीजन है। और जैसा कि वर्मा साहब ने बताया कि हम लोग स्वागत करते हैं, बिल्कुल सारा समाज इसका स्वागत करता है। ये बहुत पुरानी मांग भी रही है। लेकिन फिर जो डाटा है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से इकट्ठा होना चाहिए। और ये बड़ी एक्सरसाइज 15 साल के बाद जो हम कर रहे हैं, 2021 में करना था, हम 2025 में मान लीजिए अभी तो चालू होगा। तो वो हमारा जितना भी सरकारी तंत्र है या हमारे जो और सोशल एक्टिविस्ट है, जितने भी लोग हैं या मीडिया है, ये हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। सरकार का मतलब क्या? सरकार हम सबको मिलने से ही हम लोग जब जैसा काम करेंगे सरकार के पास तो वैसा ही आउटपुट जाएगा ना। तो ये हमारी, जैसे आपने बोला कि डाटा बिल्कुल करप्ट नहीं होना चाहिए कि जैसे पिछली बार हुआ था, तो वो सारी एक्सरसाइज बेकार हो जाती है। हमारा, हम लोग जैसा खबरों में सुनते थे कि 5,000 करोड़ रुपए भी उस जमाने में लगे, लेकिन वो कुछ काम नहीं आए। तो ये चीज, तो ये डर अभी भी है आप लोगों को? नहीं है। जिस तरीके से सरकार का सिस्टम चलता है और जैसे
फैसले लिए जाते हैं, तो ऐसा ये डर तो नहीं लग रहा है। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग ये डर नहीं है कि डाटा करप्ट होंगे। जी। एक अहम सवाल, क्योंकि कांग्रेस इस पूरे मामले का क्रेडिट लेना चाह रही है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से इस पूरे मामले को उठाया, उसके बाद ये फैसला हो पाया है। पॉलिटिकल रूप से आप लोग इसको किस पार्टी की जीत के रूप में देखते हैं? देखिए, ये बात तो सत्य है कि जो है ना, कांग्रेस ने पूरा दबाव बनाया इस बात का कि जातिगत जनगणना हो। और बिहार, आपको मालूम है कि बिहार में चुनाव आ रहे हैं और वहाँ ये बड़ा सहनशील मुद्दा है, क्योंकि जातिगत जनगणना तो केवल केंद्र सरकार ही करवा सकती है, लेकिन आपको मालूम है कि राज्य सरकार ने आंकड़े इकट्ठे किए थे कई योजनाओं में लागू करने के लिए। तो बाद में वहाँ पे भी उन आंकड़ों पे आगे कुछ हुआ नहीं। तो अब चुनाव में जाने से पहले बीजेपी के पास ये कहने के लिए है कि हमने देखिए जातिगत जनगणना की बात मान ली, और कांग्रेस के पास ये कहने के लिए है कि देखो हमने करवा दिया। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी ही कुछ लोगों को मिल जाएगा। मैं आपको एक और बात बताऊं, आप देखिए ना कि पहले जो जनगणनाएं होती है उसमें जो है ना, आधी आबादी हमारी महिलाओं की है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व कहाँ है? उसमें तो जाति की और किसी की जरूरत ही नहीं है। आप लोकसभा, विधानसभा, हर जगह देख लीजिए, जुडिशरी देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए। तो आज़ादी के 75 साल बाद में भी हमारा देखिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, ओबीसी, इनका जुडिशरी में प्रतिनिधित्व कहाँ है? जबकि संविधान में है प्रोविजन कि आप इंडियन जुडिशियल सर्विसेज जैसा कुछ लाकर इसको जो है ना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो जब आंकड़े हैं आपके पास और सब कुछ है, तो कई चीजें हैं, ये तो बहुत लंबा विषय है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्योंकि एक कुछ नए आंकड़े आएंगे। हालांकि SC/ST के आंकड़े तो हर बार जब जनगणना होती है तो आते ही हैं, लेकिन क्या जब अब नए आंकड़े आएंगे उसके बाद आप लोग सीलिंग बढ़ाने की, आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग या इस तरह की कोई मांग करने वाले हैं? देखिए, जब से EWS आरक्षण लागू हुआ है, उसके बाद में जो पहले सुप्रीम कोर्ट की एक सीलिंग थी कि 50% से ज़्यादा नहीं हो, वो तो वैसे ही टूट चुकी है। राजस्थान में पहले ही देखिए आप करीब 64% के आसपास रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो ये सीलिंग तो टूटी हुई है, आधे से ज़्यादा राज्यों में भी टूटी हुई है। हाँ, ये है कि इसके बाद में OBC की आरक्षण की जो है डिमांड बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हमारी तो जनगणना जैसे हो रखी है, 2011 में हम करीब अनुसूचित जाति के 18% थे, आज 16% ही है। राजस्थान की सरकार अभी बीजेपी की है, पहले कांग्रेस की थी, दोनों सरकारों के ये संज्ञान में है, लेकिन कोई फैसला हो नहीं रहा है ना कि बढ़ जाए हमारी जो है। तो इनका आंकड़ों का उपयोग तो हो नहीं रहा है। बिल्कुल। तो आंकड़ों के उपयोग को लेकर के सवाल है, सवाल मंशा को लेकर के भी है कि जब ये आंकड़े आएंगे तो इनका किस तरह से उपयोग होगा ताकि लोगों की जिंदगियां बदल पाएं। जयपुर से सोमू आनंद, NDTV।